हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। हमें आज इसके स्टार्ट करने हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो देखते हैं सबसे पहले ए फिल इन द ब्लैंक्स। डैश रिजल्ट्स इन लूजनिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सॉइल। तो लूजनिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सॉइल होती है फ्लोइंग से। जो हमने फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फ्लोइंग से जो सॉइल है वो लूज हो जाता है, ठीक है, और सॉइल मिक्स हो जाता है, तो इट इज फ्लोइंग। उसके बाद डैश compete with crops for nutrients। तो क्रॉप्स के साथ कौन compete करता है? अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम weeds कहते हैं। नेक्स्ट, द डैश बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ डैश प्लांट्स हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस बैक्टीरिया का नाम वैसे मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स उनमें प्रेजेंट होता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। Next, harvested grains are dash to reduce moisture content. तो harvested grains are sun dried। हम सूरज में उन्हें सुखाते हैं, उनका मॉइस्चर खत्म करते हैं, उसके बाद उन्हें स्टोर करते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। ये भी हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था इमैस्कुलेशन के बारे में, कि एंथर्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। सिकल। सिकल कहाँ पे यूज होती है? चलो अच्छा, हम ना इसे ऐसे देखते हैं कि जो सबसे इजी हमें पता है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सीलोज हमें पता है स्टोरेज के लिए यूज होता है। सीड ड्रिल हमें पता है सोइंग के लिए यूज होता है। कंबाइन थ्रेशिंग के लिए यूज होता है। ट्रैक्टर फ्लोइंग के लिए यूज होता है एंड सिकल हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, क्वाइट इजी। सिकल का यूज मैंने आपको बताया था। सिकल एक इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है जिसे फसल जब उग जाती है तो काटने के लिए उसे यूज करा जाता है। ट्रैक्टर के पीछे हम प्लो लगा देते हैं जिससे वो पूरे फील्ड को प्लो कर देता है। सीड ड्रिल से सोइंग की जाती है, कंबाइन से थ्रेशिंग की जाती है, और सीलो स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स बिटवीन सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। जब हम ग्रीन प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स वहां लगाते थे ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। Which among the following is a kharif crop? इसका आंसर हमारा आएगा राइस। इन चारों में से राइस है खारिफ क्रॉप, व्हीट, बार्ले, ग्राम ये सब राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट इज नोन एज मैन्योर। फर्टिलाइजर्स तो केमिकल्स वगैरह बनता है। क्रम्स बड़े बड़े पीसेस होते हैं, और शाफ्ट जो होता है बड़े बड़े पीसेस स्टोन के, और शाफ्ट तिन के होते हैं। इसको हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है उसे हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैन्योर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट। ग्रेन को शाफ्ट में से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड विनोइंग। जब तेज हवा चलती है हम क्रॉप्स को हाइट से गिराते हैं तो जो ग्रेन्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो शाफ्ट है वो हवा के साथ उड़ जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप विच आर ग्रोन इन हेवी इन रेनी सीजन आर नोन एज खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट है, why is the use of seed drill more advantageous as compared to sowing seeds by broadcasting? देखो, अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब हो गया। ब्रॉडकास्टिंग में तो फार्मर जो है वो अपने हाथों से सीड्स को डालते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग में प्रॉपर डेप्थ नहीं मिल पाती। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर डेप्थ, मतलब फार्मर्स को ऐसे पता नहीं चल पाता कि उन्हें कितनी डेप्थ में डालना है, और एक सिमेट्रिकल डिस्टेंस नहीं बन पाता कि एक क्रॉप एक के पास आ गया दूसरे से थोड़ा दूर चला गया। तो ये सब थोड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं। जबकि सीड ड्रिल जो है वो इंश्योर करती है कि जो सीड्स है वो एक प्रॉपर डेप्थ पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे चले गए या फिर ऊपर ही रह गए, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होता है। मतलब फील्ड जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन हो रहे हैं, प्रॉपर सिमेट्री है क्रॉप्स। तो सीड ड्रिल इज वेरी मच एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, for practicing crop rotation, what kind of crops are grown between two consecutive cereal crops? Crop rotation के वक्त फर्स्ट पार्ट इसका काफी इजी है। क्रॉप रोटेशन में हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करता है। तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर बता दिया। लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव सीरियल क्रॉप्स। और इसका रीजन क्यों? क्योंकि ताकि वो सॉइल की नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर सके। ठीक है, टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल।
उसके बाद हमें एक राबी क्रॉप और एक खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल देना है। तो राबी क्रॉप का एग्जाम्पल होता है वीट एंड खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल होता है ग्राउंड। तो ये आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ द राइस इज सोन इन द मंथ ऑफ नवंबर, हाउ इज द प्रोड्यूस लाइकली टू बी इंपैक्टेड बाय। अब देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा राइस एक खारिफ क्रॉप है, और ये भी ऊपर पढ़ा कि खारिफ रेनी सीजन में ग्रो होता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए अगर हम एक रेनी सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप को विंटर्स में उगा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो उसकी डेवलपमेंट मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको ओवर द सीजन वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। रेनी सीजन में इजीली वाटर मिल जाता है बारिश वगैरह से भी और नॉर्मल क्या कहते हैं इरिगेशन से भी, लेकिन विंटर सीजन में पानी उतना नहीं मिल पाता, ठीक है। राइस इज ग्रोन इन द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ये हमारा बेसिकली रेनी सीजन ही होता है। इफ इट इज ग्रोन इन नवंबर देन इट विल नॉट गेट इनफ टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर विच मतलब हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो रेनी सीजन में और विंटर सीजन में तो मतलब ये जून टू अक्टूबर में और जो दिसंबर नवंबर में इसमें तो काफी फर्क होता है टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर की चेंज की वजह से, और वाटर भी एक रीजन होता है कि वाटर इनसफिशियंसी की वजह से जो क्रॉप है उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो जाती, तो प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, वेरी लो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रम्स, व्हाई शुड दे बी प्रोटेक्टेड। क्रम्स क्या होते हैं? क्रम्स आर द बिग पीसेस ऑफ सॉइल फॉर्म्ड व्हेन द फील्ड इज प्लोड। मतलब क्रम्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के, और वो कब फॉर्म होते हैं? जब हम फील्ड को फ्लो करते हैं, जब हम मिट्टी खोदते हैं सॉइल में से, तो जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के जो अंदर को दबे रहते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। और इन्हें ब्रेक करना जरूरी है ताकि एयर सर्कुलेशन हो सके। नहीं तो अगर ये बड़े बड़े पीसेस सॉइल में रहेंगे तो क्या होगा? सॉइल में जो एयर स्पेसेस हैं वो भर जाएंगे और रूट्स को एयर नहीं मिल पाएगी। तो इन्हें ब्रेक करना जरूरी होता है। दे शुड बी ब्रोकन सो दैट एयर सर्कुलेशन इन सॉइल टेक प्लेस। इजी। फिफ्थ, define the term transplantation. List its two advantages to the farmer. ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब? ये थोड़ा सा समझते हैं। In some crops, seeds are sown in a small plot. सॉरी, यहाँ पे प्लॉट नहीं, मतलब एक पॉट होता है। पॉट आपको पता है ना, एक छोटा सा गमला टाइप घरों में भी लग रहता है। तो हम काफी सारे क्रॉप्स को ना ऐसे डायरेक्ट फील्ड में ग्रो नहीं करते, हम उन्हें छोटे छोटे गमलों में प्लांट करते हैं और फिर उन्हें एक नर्सरी में रख देते हैं। नर्सरी आपने देखा होगा जहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं। विलेजेस में नर्सरी का मतलब है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह छोटे छोटे गमलों में उगाए जाते हैं। अब जब सीडलिंग फॉर्म होते हैं तो फार्मर को ये पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीडलिंग अच्छा ग्रो कर रहा है और कौन सा सीडलिंग अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। तो अब जब सीडलिंग्स ग्रो हो गए तो फार्मर विल चेक कि कौन सा सीडलिंग अच्छा है, वो उन्हें मैन्युअली रिमूव करेगा और वहीं से उन्हें मिट्टी में सॉइल में जाके प्लांट कर देगा। अब इसका क्या एडवांटेज है कि इट इनेबल्स द फार्मर्स टू सिलेक्टिवली कल्टीवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स। अब देखो, मान लो उसने ये सब नहीं किया, उसने डायरेक्ट सारे प्लांट्स ग्रो कर दिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ तो खराब निकलेंगे, लेकिन वो जो खराब वाले हैं उनके लिए भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे। तो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमने खराब प्लांट्स के डाला है वो तो वेस्ट हो गया। तो वो वेस्टेज से बचने के लिए फार्मर क्या करेगा? वो सिर्फ वही क्रॉप डालेगा जिनका सीडलिंग अच्छा ग्रो करे। बाय दिस फार्मर की क्या होगी? अल्टीमेटली सेविंग्स हो जाएंगी। उसकी जो फर्टिलाइजर है, वाटर, मैन्योर है, मतलब ये सब जितनी भी चीजें वो डाल रहा है वो सब वेस्ट नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए यहाँ पे, ज्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग द सॉइल, स्टेट द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच इट इज डन। सबसे पहले तो फ्लोइंग के एडवांटेजेस देखते हैं। फ्लोइंग के काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन। फ्लोइंग जो है वो एयर सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, और एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? रूट्स को इजीली रेस्पिरेशन के लिए जगह मिल जाती है। सॉइल में स्पेसेस होंगी, हवा अंदर 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 बाहर जाने के लिए जगह होगी, छोटे छोटे छेद, मतलब हमें नेक्ड आई से वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो छोटे छोटे छेद होंगे सॉइल में। तो जो छोटे छोटे वो होल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, उससे एयर इजीली पास कर जाएगी और जो रूट्स है वो रिस्पायर करेंगे। नेक्स्ट, रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, होल्ड द प्लांट फर्म। जो रूट्स है वो ज्यादा अंदर तक चली जाएंगी सॉइल के,
ठीक है, क्यों फ्लोइंग से क्या हुआ, सॉइल जो है वो थोड़ा लूज हो गया, जो हार्ड सॉइल था अंदर का वो भी लूज हो गया, तो जो सॉइल है वो ज्यादा सॉरी जो रूट्स है वो ज्यादा अंदर तक जा पाएंगी सॉइल के, और वो प्लांट को फर्मली पकड़ के रखेंगे, मतलब तेज हवा की वजह से प्लांट को गिरने नहीं देंगे। इट एनहांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब अगर सॉइल के बीच में जगह आ गई है तो वो उस जगह में ज्यादा वाटर स्टोर कर सकता है, और वो वाटर प्लांट के लिए या क्रॉप्स के लिए यूजफुल है। सो इट एनहांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट अप्रूव्स द वीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड। जो वीड्स वगैरह जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं फील्ड में, फ्लोइंग क्या करती है, फ्लोइंग उन वीड्स को भी हटा देती है। इससे क्या होता है कि जो वीड्स जो आगे जाके प्लांट से न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट इन सब के लिए कम्पीट करते हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हट चुके हैं। इट ऑल्सो इट्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब ये जो वीड्स हैं ये मरने के बाद ग्राउंड में चले जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। बैड माइक्रोब्स मर जाते हैं, गुड माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाते हैं। और अब ये हुआ करते कैसे फ्लोइंग को, फ्लोइंग या तो होती है वुडन एग से या फिर होती है सॉरी वुडन फ्लो से या फिर होती है आयरन फ्लो से, और इसे पुल किया जाता है बाय ऑक्सन। ऑक्सन होते हैं मतलब एक बफेलो टाइप बफेलो की तरह होते हैं, एंड ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से किया जाता है या फिर ऑक्सन से किया जाता है, और या तो वुडन फ्लो का यूज होता है या फिर आयरन फ्लो का यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग आंसर खत्म हुआ है, यहाँ पे सेकंड लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बोथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कैन रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे मैन्योर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज, फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर की क्या एडवांटेज है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, केमिकल नहीं है कुछ भी, चीप है, आसान मतलब सस्ता पड़ता है, और डजंट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सॉइल में कोई फर्क नहीं डालता, ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, तो सॉइल की ये फर्टिलिटी को या सॉइल के केमिकल नेचर को, जैसे हमने पहले बात करी थी, केमिकल नेचर का मतलब होता है एसिडिक या बेसिक सॉइल, तो वो उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं करता। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज नॉट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मैन्यूर। मैन्यूर को ना स्टोर कर पाते हैं ना ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, उन्हें जैसे हम बनाते हैं उसी टाइम उन्हें यूज करना पड़ता है, और इनकी प्रेपरेशन थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब थोड़े मतलब टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि 1 महीना लग जाता है वो काउ डंग, 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है काउ डंग वगैरह को डीकम्पोज होने में। ठीक है, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अभी हमने मैन्योर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, अब फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज। जो मैन्योर के डिसएडवांटेज थे वो फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज है। इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इट इज इजीली प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट एक ऐड हो जाएगा, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स में क्या था, थोड़ा सा फास्फोरस है, थोड़ा सा पोटेशियम है, थोड़ा सा नाइट्रोजन है। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट को वो एक्सेस में रखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है या बहुत ज्यादा फास्फोरस है, बहुत ज्यादा पोटेशियम है, तो सॉइल की फर्टिलिटी हाई अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है कि ये क्रॉप्स के अंदर जा सकता है। ठीक है, मतलब वो हमारी फूड चेन के अंदर आ गया, फर्टिलाइजर्स हमारे अंदर आ गए, जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंज द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। मतलब देखो आप एक बार ये क्रोनोलॉजी देखिए, यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं मैन्योर के वो डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के, और जो डिसएडवांटेजेस हैं मैन्योर के वो एडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के। तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा याद करने के लिए, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा केमिकल नेचर का मैं क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ। एसिडिक सॉइल है तो वो एसिडिक ही रहेगा, अगर फर्टिलाइजर्स का यूज हम ज़्यादा कर देते हैं तो वो एसिडिक से बेसिक बन जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। Question 3, explain how weeds are harmful for plants. State the different ways of weed removal practice by farmers. तो weeds क्यों harmful होते हैं? weeds हमें पता है, weeds जो है वो unwanted plants होते हैं जो crops के साथ grow कर जाते हैं, और अब ये इसकी growth को hinder करते हैं crop। क्यों? क्योंकि जो weeds हैं वो nutrients, वो वाले nutrients ले लेते हैं जो plant जो crop के लिए थे। It takes up the nutrients meant for the crop, और मतलब न्यूट्रिएंट्स तो ले ही रहे हैं, जो क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स थे वो क्रॉप के पास कम जा रहे हैं, इनके पास भी जा रहे हैं। मतलब जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल क्रॉप्स के पास 100% न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो अब सिर्फ 60% या 80-70 ऐसे परसेंट जा रहे हैं, ठीक है, बाकी वीड्स ले जा रहे हैं, 30-40% वीड्स ले रहे हैं, तो ये 30-40% तो वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं, तो उसके बाद ये वाटर और लाइट के लिए भी कम्पीट करते हैं, तो क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हिंडर हो जाती है।
अब वीडिंग कैन बी डन बाय, वीडिंग का मतलब होता है वीड्स को रिमूव करना। तो एक होता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल मतलब हम ट्रॉवल से या हैरो से, वही जो मैंने आपको बताई थी ना, एक ऐसे खुरपी टाइप स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब खुरपी टाइप है, खुरपी ही होता है, खुरपी कहते हैं जिन्हें, इससे हम रिमूव करते हैं वीड्स को। उसके बाद टिलिंग बिफोर सोइंग, फ्लोइंग द फील्ड बिफोर सोइंग अप्रूव्स द वीड। जब हम फील्ड को फ्लो कर देते हैं तो अभी हमने पढ़ा था वीड्स चले जाते हैं, फ्लोइंग का एडवांटेज पढ़ा था हमने ये। उसके बाद यूजिंग वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल कर देते हैं विदाउट हार्मिंग द क्रॉप प्लांट। क्रॉप जो है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता, जबकि जो वीड्स उसके साथ ग्रो कर रहे हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हमने पढ़े, वीडीसाइड, टिलिंग बिफोर सोइंग एंड मैनुअल। उसके बाद गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए, एक्सेस वाटर सप्लाई कैन डैमेज क्रॉप्स। एक्सेस वाटर मतलब अगर हम एक्सेस वाटर डाल देते हैं क्रॉप्स में, तो जो प्लांट है वो डाई कर जाता है या क्रॉप है वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेस वाटर ने क्या किया, जो ग्राउंड में जो छेद हो रखे थे, जो एयर स्पेसेस थे जहाँ से एयर ट्रांसफर होती थी, वो बंद कर दिए। इससे क्या हुआ, रूट्स डैमेज हो गई, रूट्स को हवा नहीं मिली तो वो डैमेज हो गई, और अल्टीमेटली जब रूट ही नहीं बची तो प्लांट विल डाई। अगर किसी चीज की जड़ें ही खत्म हो गई तो वो चीज मर गई। ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट सन ड्राइंग। अब ग्रेन्स को हम सन ड्राई क्यों करते हैं, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर सकें। तो जो ग्रेन्स होते हैं उनमें ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है देन रिक्वायर्ड। ठीक है, ग्रेन्स में ना थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो सूटेबल नहीं होता स्टोरेज के लिए, तो वो रिमूव करने के लिए हम उसे सन ड्राई कर देते हैं, ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। ये तो पेस्टिसाइड्स को ओवर यूज हमें नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट रैट्स वगैरह को किल करने के लिए होता है, तो हमें पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। देखो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं एक डिसएडवांटेज होता है कि ये फ्रूट्स और क्रॉप्स जो है ये इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेस्टिसाइड्स को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब ये क्रॉप्स और फ्रूट्स हमारे खाने में आने वाले हैं, तो अगर हम इन्हें ईट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में चले जाएंगे और अल्टीमेटली ये फूड चेन में आ जाएंगे। फूड चेन यही होता है ना कि कोई चीज़ किसको खाती है, तो प्लांट सनलाइट लेते हैं, फिर हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। अब प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स हैं तो पेस्टिसाइड्स भी हमारी फूड चेन में आ गए, और ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए उनका यूज मिनिमम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता है या नहीं है कि पेस्ट है कि नहीं, हमने बस ऐसे ही डाल दिया कि भाई होंगे भी तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हम पहले देखेंगे पेस्ट है तो उसी जगह पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे पेस्ट दिखे। ठीक है, उसके बाद a field is ready with mature wheat crop, list and explain the steps he would have to undertake before selling them। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, ग्रेन्स ग्रो हो चुके हैं, ग्रो होने के बाद उनके क्या क्या स्टेप्स बचते हैं। तो तीन स्टेप्स बचते हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। मतलब जो क्रॉप्स हो चुके हैं बस अब उन्हें काटना है, जब उन्हें काट लेंगे तो दैट इज हार्वेस्टिंग। और वीट को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, वीट इज हार्वेस्टेड बाय सिकल। इसमें हमें बीट का बोला था क्वेश्चन में, सिकल वही, ये मैं डायग्राम बना देता हूँ बार बार, ये ऐसा सिकल एक टाइप का वो होता है इक्विपमेंट होता है, बीट के लिए इसका यूज किया जाता है, राइस के लिए नहीं किया जाता, राइस को हाथ से निकाला जाता है। उसके बाद थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क यहाँ पे शाफ्ट होता है, हस्क और शाफ्ट एक ही वर्ड है। ग्रेन्स को शाफ्ट में से या हस्क में से रिमूव करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये कैसे किया जाता है, या तो हाथों से किया जाता है या फिर थ्रेशर, एक थ्रेशर होती है मशीन, उससे किया जाता है। उसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं वो वहाँ पे कंबाइन का यूज होता है, जो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग एक साथ कर देती है। ठीक है, सो ग्रेन्स को हस्क में से सेपरेट कर लिया, थ्रेशिंग हो गई। अब ग्रेन्स अलग आ गए, ग्रेन्स मतलब जो वीट के ग्रेन्स होते हैं ना छोटे छोटे दाने दाने से, वो अलग हो गए, और जो स्टेम्स वगैरह थी जो बचा कुचा माल था वो सारा अलग हो गया। अब इन ग्रेन्स को हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। ग्रेन्स आर सन ड्राइड, पहले सन ड्राई किया, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर दिया, और फिर उन्हें ग्रेनरीज और सीलोज में रख दिया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ये केस नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसलिए उन्हें कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है। ठीक है, डीप फ्रीजर में रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, लिस्ट द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग सीड्स ऑफ अ हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि दो अलग अलग वेराइटीज, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स का मतलब है कि वो दो प्लांट्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग है।
उनको क्रॉस ब्रीड करना या फिर मतलब उनके बीच में ब्रीडिंग करवाना, ताकि एक नया प्लांट पैदा हो सके जिसमें नई कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब कि एक वैरायटी का क्रॉप दूसरी वैरायटी का क्रॉप दोनों को क्रॉस कराया, एक तीसरी वैरायटी का क्रॉप हमें मिल गया। ठीक है, बेसिकली ये है और इसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसमें? सबसे पहले आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, दो अलग अलग ने वेराइटी ली प्लांट की, एक ए की और एक बी की, और वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमें चाहिए। जैसे मान लो ए में है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, बी में है कि वो कम पानी में जिंदा रह सकता है, तो हमने इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक प्लांट का, मान लो ए प्लांट के हमने एंथर्स रिमूव कर दिए, इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा फिल इन द ब्लैंक्स में। एंथर रिमूव करने के प्रोसेस को इमैस्कुलेशन। अब anthers from plant B are taken and its pollen are dusted on stigma A. अब प्लांट बी से हमने प्लांट बी को हमने उठाया और उसके एंथर्स को हमने पॉलन ग्रेन के ऊपर डाल दिया, डस्टेड ऑन स्टिग्मा ऑफ ए। उसके बाद स्टिग्मा ऑफ ए, जब जहाँ पे अब स्टिग्मा ऑफ ए में क्या है, पॉलन आ चुके हैं, मतलब ब्रीडिंग हो चुकी है, पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे आ गया है, एक प्लांट बी का पॉलन प्लांट ए के स्टिग्मा पे आ गया है, तो क्या हुआ, इससे ब्रीडिंग हो गई। अब ये जो स्टिग्मास ऑफ ए हैं ये क्या करेंगे, हम मतलब स्टिग्मा ऑफ ए जो है अब हम इनको पेपर बैग से कवर कर देंगे, उसे अलाउ करेंगे कि वो ग्रोथ करें। ठीक है, अब वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना देगा। तो अब इस क्रॉस ब्रीडिंग से दो डिजायर्ड प्लांट्स की हमने क्रॉस ब्रीड करी और एक नया सीड हमने बना लिया हाइब्रिड वेराइटी का। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटी मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए दो अलग अलग प्लांट्स को मिला के उस तरीके का सीड हमें मिल जाएगा, और अब हम उस सीड को शो करके नए तरीके का प्लांट, नए तरीके का क्रॉप हम ग्रो कर लेंगे। इसी के साथ हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा।